हेलो एवरीवन। तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पर्यावरण सीरीज का ये 44वां वीडियो, अर्थात इसके पहले हम 43 वीडियो जो हमारे PYQ सीरीज के हैं ये हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हम करेंगे शिफ्ट टू 20 मार्च का पेपर। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना क्या कहलाता है? ये आपने कई जगह सुना होगा। इसको जो बोला जाता है सतत विकास बोला जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी को बोला जाता है कि हम मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी ऐसे प्रयोग करें, मान लीजिए एक एग्जांपल लिया कि बिजली का हमें ऐसे उपयोग करना चाहिए ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो, साथ साथ ये भविष्य के लिए भी हमारे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित हम बनाए रखें। ऐसा ना हो कि प्रकृति के जो सोर्स हैं हम उन्हें स्वयं ही सारे उपयोग कर लें, अगली जनरेशन को बचे ही ना। बस यही लिखा है इसमें कि उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए और स्वयं की समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना कहलाता है आपका सतत विकास। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 में। ज्वार एवं बाजरा निम्न में वृद्धि करता है तो उच्च नमी, कम नमी, नमी की अनुपस्थिति या औसत नमी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लिटिल मॉइस्चर, यानी किसमें ग्रो होता है। तो ये वृद्धि का मतलब स्वयं का विकास से है उसका, ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरा की फसल जहाँ कम नमी होगी, यानी कम जहाँ पर वर्षा भी होगी, कम नमी होगी, वहां भी ये अच्छे से उग जाते हैं। और ज्वार और बाजरा को मिलेट की श्रेणी में रखा जाता है, मोटे अनाज। और ये मिलेट जो है हमारा मिशन भी है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण में क्या शामिल है? इन्वायरमेंट के अंतर्गत क्या आता है? वातावरण, स्थल मंडल, जल मंडल या वातावरण, स्थल मंडल, जल मंडल, तीनों ही। इसका जो सही उत्तर है वह है तीनों। ये आपको अंदाजा भी लग जाता है कई बार जो है देखने से कि ये इसके जो तीनों उत्तर इसके सही है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉकेट और जेट इंजन में H2O2 का स्रोत क्या है? आपको पता होगा कि जो लिक्विड फ्यूल डलता है रॉकेट में, जेट इंजन में, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डलता है। इसका स्रोत क्या है, बनता कैसे है H2O2? तो ये जो है ये ऑक्सीजन और H2O मिला करके जो बनाते हैं, कई कंप्रेस करके और बहुत लो टेम्परेचर में। तो O2 जो है इसका स्रोत है, क्योंकि O2, बिना O2 की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ जलता नहीं है, दहन नहीं होता है किसी भी पदार्थ का। तो O2 जो है इसका स्रोत है जेट इंजन और रॉकेट में होने वाले H2O2 का। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष नहीं है? तो आपको पता होगा विकास है संज्ञानात्मक, ये भावात्मक है। भावात्मक का मतलब भाव से है, यहाँ पर संवेगों से है। तो इसमें जो ग्रहण करना, कोई ऑर्गेनाइज करना, वैल्यू मूल्य, तो ये सब तीनों जो है ये भावनाओं से, भावात्मक या संवेगों से संबंधित हैं। लेकिन कहीं विश्लेषण करना हो, किसी प्रश्न का विश्लेषण करना हो, यहाँ पर संज्ञानात्मक जो है चीजें आती हैं, या मनोविश्लेषण, मानसिक यहाँ पर स्किल का जो है उपयोग किया जाता है। तो ये एनालिसिस जो है ये भावात्मक पक्ष में नहीं है, ये संज्ञानात्मक पक्ष में आएगा। आगे हम बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या है? ईवीएस में जो है कि बच्चे एंगेज हो इसमें, है ना। हम क्लास में ईवीएस की क्लास ले रहे हैं और सारे बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे। सबसे प्रभावी तकनीकी क्या है? कि कथा सुनाना, उन्हें बुक रीडिंग करना, लेक्चर देना या कक्षा में प्रदर्शन। तो देखिए आपको ऑप्शन से ही स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें जो है डेमोन्स्ट्रेशन इन द क्लासरूम, कि डेमोन्स्ट्रेट यानी कक्षा में जो प्रदर्शन है, आप डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ाएंगे तो सारे बच्चे एंगेज होंगे। हालांकि नरेशन जो कथा यानी एक, लेकिन उसका तरीका होता है। स्टोरी टेलिंग एक हद तक सही हो सकता है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग भी ये पुरानी तकनीकी भले ही पढ़ाने के है, लेकिन एक प्रकार की आर्ट है। आप किस तरीके से बच्चों को कहानियां सुना रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है इसका शामिल करने का, पढ़ाने का बच्चों को। तो यहाँ पे एक कथा की जगह यदि स्टोरी टेलिंग होती, हालांकि नैरेटिव भी सही है, लेकिन ज्यादा सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी है। आगे हम बढ़ते हैं। रितु ने 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय प्रदूषण से उत्पन्न समस्या पर बल दिया। यानी कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं प्रदूषण से? तो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त होगी? यानी सही जो है लक्ष्य प्राप्त कर सकें। लक्ष्य प्राप्त करने का क्या मतलब है?
कि हम बच्चों को पढ़ाएं और उनमें सेंसिटाइज कर सकें बच्चों को, उनमें अवेयरनेस फैला सकें प्रदूषण के बारे में, उन्हें बहुत सारी चीजें पता चल जाएं। तो हम किसी एक्सपर्ट को बुला दें, लेकिन ऐसा तो है नहीं है कि हर एक टॉपिक के लिए हम किसी एक्सपर्ट को बुलाएं। फील्ड ट्रिप आयोजित करना, एक दृश्य श्रव्य व्यवस्था करें कि उनके बाद चर्चा करने के लिए कहें, और उसके बाद कक्षा में प्रदूषण के बारे में एक पोस्टर का प्रस्तुतिकरण करें। तो इसमें देखिए क्या हो सकता है, हालांकि फील्ड ट्रिप एक उत्तर सही हो सकता है, लेकिन प्रदूषण यानी कोई एक बहुत खतरनाक जगह हो सकती है जहां बच्चों के लिए उचित ना हो। प्रदूषण यानी उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं हो सकता है कि प्रदूषण वाली हम उन्हें जहां ले जाते हैं घुमाने, वो हम ये पहले इंश्योर कर लेते हैं कि वो जगह कैसी हो, सेफ हो बच्चों के लिए। हम या तो शैक्षिक यात्रा में ले जाते हैं या कोई हिस्टोरिकल प्लेस ले जाते हैं, लेकिन कहीं पे प्रदूषण जहाँ हो रहा है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वह हम बच्चों को ले नहीं जाएंगे, है ना। तो इसका सही थोड़ा सा हो सकता है हमारे प्राइमरी के हिसाब से दृश्य श्रव्य वृत्त चित्र व्यवस्था। इसका मतलब ये है कि हम उन्हें वीडियो कुछ दिखा दें डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड, कि एक जगह कहीं प्रदूषण हो रहा है, फिर वो उसको कैसे लोग परेशान हुए, फिर उसके बाद जो है सरकार ने क्या कदम उठाए। इसको एक डॉक्यूमेंट्री कहते हैं, आपने जरूर दूरदर्शन में देखी होगी। तो ये इसका जो है सही उत्तर हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उन जानवरों की सूची चुनें जो हमारे घरों में रहते हैं। तो ये जो है सबसे आसान इजी कैटेगरी का जो है क्वेश्चन है, और इसमें मकड़ी, चूहा, तिलचट्टा, छिपकली, तो आपका जो पहला ही उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा, चारों ही आपके घर में रहते हैं। क्योंकि कबूतर नहीं भी हो सकता है, हालांकि कबूतर भी रहते हैं कई जगह। तिलचट्टा, चींटी, चूहा, चमगादड़ नहीं भी हो सकते हैं गिलहरी जंगलों में। तो इसका जो ज्यादा सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं। आगे लिखा है यारो को 1913 में किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, जो दिल्ली के सचिवालय भवनों के ऊपर दक्षिण ब्लॉकों को डिजाइन करने के लिए प्रसिद्ध है। तो यारो एक जो है डिजाइन कहलाती है, और बिल्डिंग निर्माण, भवन निर्माण की एक डिजाइन है, उसे क्या नाम दिया जाता है, यारो। और इसे जो है सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा जो है, ये इसके वास्तुकार हैं। ये वास्तुकला का नाम है यारो, और इसके वास्तुकार कौन है, सर हर्बर्ट बेकर। जो है 1913 में जो है ये डिजाइन किया गया था दिल्ली के सचिवालय भवन, इसके ऊपर। बस इतना ही याद रखना है। हालांकि ये क्वेश्चन यदि माने तो ये एक टफ कैटेगरी का है, इतना डीप में नहीं आता है क्वेश्चन, तो इसे बस एज अ फैक्ट याद कर लेना है। आगे हम देखते हैं। वायु प्रदूषक जैसे धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड में बनने लगे, जिसके कारण शहर के ऊपर जमा हुआ सफेद कोहरा काला हो गया है। मतलब धुआं के कारण जो कोहरा है वो काला कलर का हो गया है, जिससे 1952 में शून्य स्थिति वाली कोहरा बन गया था। यह कौन सा कोहरा था, आपके जो है पुराने पेपर में कुछ स्मॉग भी पूछे गए हैं। कोहरे के जो है उसके स्रोत के आधार पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं, स्रोत और कलर, कलर या रंग के आधार पर उसके नाम दिए जाते हैं। इसको जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सही उत्तर जो है पी सूप स्मॉग। अभी पी सूप स्मॉग क्या होता है, जब कभी मान लीजिए कोहरा है, कोहरे में क्या मिल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक होते हैं, कुछ कालिख जैसी चीजें। इससे क्या होता है, कोहरा और अधिक घना दिखाई देता है, और ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है, और काले कलर का दिखाई देता है। और अधिकतर कहाँ होगा, SO2 या NO2, ये कहाँ होते हैं प्रदूषक, यहाँ बहुत ज्यादा वाहन चलते हैं, यानी बड़े शहरों में दिखाई देगा ये। तो ये जो है शहरों में होता है पी स्मॉग। यदि बात करें जो भूरा स्मॉग है, इसमें क्या होंगे, जो भूरे कलर का दिखाई देगा, नाम से ही स्पष्ट है। और इसमें क्या होगा, इसमें जो है वाष्पशील, वाष्पशील जो यौगिक है या NO2 कह सकते हैं, ये मिल जाते हैं। और तो गर्मियों में ज्यादातर होता है, गर्मी में धूप वाली जगह में, यहाँ धूप अधिक होगी, वहां पर ये भूरे कलर का होता है। बाकी कोहरा और ये धूमिल तो नॉर्मली है कि फॉगी स्मॉग, नॉर्मल कहीं कोहरा हो रहा है तो उसे फॉगी स्मॉग भी बोला जाता है। नॉर्मल क्या रहेगा इसमें, कोहरा रहेगा प्लस आपका स्मॉग किसे कहते हैं, स्मोक प्लस फॉग, मतलब उसमें प्रदूषण, प्रदूषण यदि मिल जाता है, जैसे ये दिल्ली वाली स्थिति कौन सी है, वहां होता है फॉगी स्मॉग। और बात करें रेडिश, रेडिश का ये मतलब हुआ कि कहीं पर NO2 की अधिकता है किसी स्मॉग में, तो उसका कलर लाल भूरा हो जाता है।
तो ये भी अधिकतर जहाँ यातायात संबंधी चीजें रहती हैं बड़े शहरों में, वहां पाया जाता है। आई होप जो है आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। जल संरक्षण की कौन सी विधि नहीं है? तो बेम्बू ड्रिपिंग इरिगेशन मेथड, यहाँ पर बांसों को एक दूसरे से जोड़ करके, जैसे आज के समय में पाइप है, दूसरे बांस लगाए जाते थे। ग्राउंड वाटर भूजल निष्कर्षण, कुंड या पानी की बर्बादी से बचना। तो इसका जो है कौन सी विधि नहीं है? तो ग्राउंड वाटर एक्सकर्शन, यानी जमीन का पानी जो है बाहर हम निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ये जल संरक्षण की पद्धति नहीं कहलाएगी। वहीं बात करेंगे पानी को बर्बादी से बचाना, ये एक जल संरक्षण कहलाएगा। कुंड से आपको पता होगा, कुंड जो है राजस्थान में एक भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं, तो वहां भी कुंड पाए जाते हैं। और बेम्बू ड्रिपिंग इरिगेशन, ये क्या है? बांस को जो है एक दूसरे से ज्वाइंट करके, इससे भी क्या है, पानी की बचत होती है। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको सबको पता होगा, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। इसका हेली पहले नाम रहता था। भारत के परिवारों में भारत में परिवारों के अध्ययन के लिए एक प्रतिनिधि नमूना लेना चाहता है। प्रतिनिधि मतलब एक भारत के परिवारों का अध्ययन उसे करना है, इंडिया आया है, तो सबसे कम लागत का प्रभावी नमूना विधि क्या है? कि सबसे कम लागत में वो जो है सैंपल ले ले कि भारत की परिवार व्यवस्था किस तरह से संचालित होती है। इसका जो है स्तरीय होगा, साधारण, उद्देश्यपूर्ण या बहुस्तरीय। तो इसका सही उत्तर है बहुस्तरीय। जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां पर सैंपल लेना क्या रहता है? बहुस्तरीय। जो हर्ड सैंपलिंग है वो ज्यादा काम आती है। कि जैसे पहले आपको मान लीजिए ग्रुप है, तो पहले ग्रुप का एक सैंपल ले लिया, उसके बाद उसके सब ग्रुप बना दिए। मान लीजिए बड़ा मोहल्ला है, उसके बाद मोहल्ले के परिवारों को ले लिया, फिर उसके बाद छोटे परिवारों को ले लिया। तो ये एक बहुस्तरीय है। इसमें बहुत सारी क्या रहेंगे? लेवल रहेंगे। यही सबसे अच्छा तरीका है, बहुस्तरीय। बाकी जो है इसके कम सही उत्तर हैं। आगे देखते हैं। सुंदरी के पेड़ टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं? देखिए नाम इसका है, सुंदरी का मतलब होता है हमारे सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरवन कहाँ है? ये हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, वहां बनता है ये। ब्रह्मपुत्र वेस्ट बंगाल में। वहां आपका ये जो आपका बंगाल टाइगर भी पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। यदि आता है प्रश्न, कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में। तो ये एक प्रकार के कहा क्या है? मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन क्या कहलाते हैं? जहाँ बहुत अधिक पानी की अधिकता होगी या हल्का सा दलदली वाला क्षेत्र रहेगा, वहां मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो सुंदरी के पेड़ जो है हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाए जाते हैं, या सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? ये आपको सबको पता होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका? डीआरडीओ का फुल फॉर्म है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। बस इसका उद्देश्य क्या है? वही जो है इसका हिंदी अर्थ है, रक्षा और तकनीकी अनुसंधान इसका नाम है। और रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में खोज करना और अनुसंधान करना इसका काम है। तो ये इसका जो है सही उत्तर है। आगे हम बढ़ते हैं। गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत कितनी है? आपको पता है 2026 में हमारा गगनयान लॉन्च होना है। इसमें 4 हम गगनवीर के भेजेंगे, और इनके आपको अच्छे से नाम याद होना चाहिए। पुरानी कई सारी वीडियो में मैं बता चुका हूँ। विंग कमांडर जो है शुभांशु शुक्ला है इसमें। जो ग्रुप कैप्टन अंगद है। आगे प्रशांत बालकृष्णन है, और अजीत कृष्णन है। ये आपको नाम रखने हैं, 4 याद रखने हैं। जो हमारे अंतरिक्ष गगनयान में 4 लोग हमारे भारतीय जाएंगे। और इसका जो बजट है 9,023 करोड़ का ये बजट है। आगे हम बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में ओडिशा तट में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और हाल ही में इसका मतलब क्या हुआ? हाल ही में इसका मतलब हुआ उस समय जब 2022 का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस लंबी दूरी पर वार करने वाली, लगभग 7,000 किलोमीटर दूर भी ये वार कर सकती है। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। बैलिस्टिक का मतलब सीधा निशाना लगाए, निशाने में जाकर लगेगी। आगे देखते हैं। भारत के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में कौन सा संसाधन भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो भारत में जो है कोई परमाणु कार्यक्रम के लिए, जो नाभिकीय हथियार जैसे बनाना है, कोई परमाणु अनुसंधान करना है,
भारत में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो यूरेनियम तो बहुत कम पाया जाता है, लेकिन भारत में थोरियम जो है वो बहुत पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो है केरल में पाया जाता है। वहां समुद्री तट में एक मोनाजाइट, कई बार ये प्रश्न भी आया है, मोनाजाइट नाम की जो बालू है उसमें ये जो है थोरियम नामक परमाणु जो है ये पाया जाता है, और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। तो इसका जो है आपको याद कर लेना है। आगे हम देखते हैं, बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा किस पहल के कम लागत वाले उपग्रहों के विकास तैनाती को संबोधित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है हमारा, बुनियादी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पहल। इसके तहत क्या हुआ था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2009 में कि कम लागत के जो है उपग्रह का विकास किया जाए, ये कार्यक्रम जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये लागू किया गया था या शुरू किया गया था। आगे हम देखते हैं कि कौन सा भारत का पहला प्रमुख जल विद्युत उत्पादन केंद्र, जल विद्युत मतलब बांध बना करके जो बनाए जाते हैं ना, जल आपने देखे होंगे, टरबाइंस वगैरह होते हैं, पहला कौन सा था? पहला जो भारत का है वह है हमारा शिवना समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और ये कब बनाया गया था? 1902 में बनाया गया था। ये कहाँ पर है? ये कावेरी नदी पर है। और कहाँ पर है ये कर्नाटक राज्य में आता है। कर्नाटक राज्य में, इतना आपको इसके बारे में याद रख लेना है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अलावा अन्य किस राज्य में छऊ नृत्य प्रमुख है? पश्चिम बंगाल उड़ीसा में तो बहुत फेमस है ये छऊ जो नृत्य है। इसके साथ साथ जो जो बिहार है, ये आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, वहीं झारखंड भी इसमें आता है। ये ऐसे राज्य हैं चार कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ छऊ नृत्य जो है बहुत अधिक प्रसिद्ध नृत्य के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। आगे हम देखते हैं कि एक विश्व कप टूर्नामेंट में किस क्रिकेटर ने सबसे अधिक शतक लगाए हैं? एक मान लीजिए विश्व कप चल रहा है पूरी सीरीज, एक सीरीज में जो है, एक साल में जो है जो विश्व कप चलता है, सबसे अधिक जो शतक लगाए हैं वह किसने लगाए हैं? वह रोहित शर्मा ने लगाए हैं। ये 2019 का जो है आपका विश्व कप है, उसमें इन्होंने 5 शतक लगाए हैं, एक ही टूर्नामेंट में जो पूरा विश्व कप चला था। एक मैच की बात नहीं हो रही है, एक टूर्नामेंट में, मतलब कई सारे जब मैच होते हैं, जब फाइनल तक पूरा चलता है आपका विश्व कप। आगे हम देखते हैं, किस भारतीय मुक्केबाज ने AIBA युवा विश्व चैंपियन, इसको थोड़ा करेक्ट आप देख लीजिएगा, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो किस भारतीय मुक्केबाज ने जीता है? ये एक फैक्ट है आपका, सौरभ घोषाल है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि उस समय 2022 का क्वेश्चन है, और हालांकि टफ कैटेगरी का भी है ये, इतना डीप नहीं पूछना चाहिए था। हालांकि अब आपको सिर्फ इसे ही याद रख लेना है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यदि हम गेम्स के तैयार करेंगे प्रश्न तो वो करंट के तैयार करेंगे, इतने पुराने नहीं करेंगे। रंबल इन द जंगल में मोहम्मद अली ने किसे हराया था? अब देखिए ये भी इतना जो है इजी कैटेगरी का नहीं है, ये भी टफ कैटेगरी का हमारा क्वेश्चन है कि रंबल इन द जंगल। रंबल इन द जंगल मतलब क्या होता है? ये मुक्केबाजी का मुकाबला है। मुक्केबाज जैसे रेसलिंग नहीं होता है उसके अंदर होता है, इसी तरह रंबल इन द जंगल ये मुक्केबाजी का मुकाबला है। और ये विश्व प्रसिद्ध मुकाबला रहा है 1974 में। उस समय विश्व चैंपियन थे कौन? जॉर्ज फोरमैन। उस समय उसको हरा दिया था मोहम्मद अली ने। बस इतना ही याद रख लेना है, ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है कि जिसको एक बहुत प्रोटेक्टेड एरिया हो, जो है वहां मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया हो? तो वन्यजीव अभयारण्य बिल्कुल सही है, संरक्षित क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व ये सरकार द्वारा पूरे जो है रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहते हैं। वहीं जूलॉजिकल पार्क जो है ये एक इससे संबंधित नहीं है। जूलॉजिकल का मतलब जू आपने देखने गए होंगे, और वहाँ वन्य प्राणी रखे जाते हैं। आपने शेर, बाघ, घड़ियाल सब कुछ देखा होगा कहीं आप जू जब आप घूमने जाते हो। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एपिसोडिक अम्लीकरण का कारण है? एपिसोडिक अम्लीकरण का मतलब है कि वायुमंडल में जब है अम्लीकरण की उपस्थिति के कारण जो है हमारा प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से उसका एसिड बढ़ जाना, कहाँ पर? पर्यावरण में। अब जैसे ऊंच ऊंचाई पर तो होता नहीं है क्योंकि कम ऊंचाई पर ही होता है, अधिकतम तापमान पर होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड के निम्न स्तर, ये भी गलत है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ज्यादा बढ़ेगा
तब होगा आपका एपिसोडिक अम्लीकरण। इसका सही उत्तर है मेल्टिंग स्नो। होता क्या है कि जैसे जो ग्लेशियर रहते हैं उसमें कुछ एसिड आपके यौगिक भी रहते हैं, अम्लीय जो यौगिक, बर्फ जब पिघलती है वो जो है धीरे धीरे पिघल पिघल करके जो है आपके उस क्षेत्र में आ जाते हैं जहां पर पानी का स्रोत रहता है या पानी का जहां भराव रहता है, पानी का भराव। तो अस्थायी रूप से एसिड जो है बढ़ जाता है, पीएच लेवल डाउन हो जाता है, अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं रहता है। इसलिए एक कारण जो है पिघलने वाली बर्फ को भी माना जाता है आपका अम्लीकरण का। आगे हम बढ़ते हैं। चार्ट हो सकते हैं, आपने चार्ट देखे होंगे, पिक्चोरियल यानी पिक्च के जो है इसमें पिक्चर बनी होती है जिस चार्ट में, तालिका मतलब जो है टेबल जिसमें बना करके आपके रहते हैं। फ्लो चार्ट आपने देखा होगा कि फ्लो चार्ट कैसा रहता है कि आपका फ्लो फॉर्म में चलता है, एक मेन हेडिंग है, फिर कई उसके सब हेडिंग बन गई, फिर उसके कई सारे पार्ट, तो ये एक फ्लो चार्ट चलता है। तो चार्ट जो है ये तीनों ही प्रकार के होते हैं, ये आपने देखे हुए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। एडलर डेल ने अधिगम के अनुभवों को अप्रत्यक्षता के लिए प्रत्यक्षता की निरंतरता पर व्यवस्थित किया है। जैसे आपका यही है अप्रत्यक्ष टू जो है प्रत्यक्ष को इसको कहा जाता है कंक्रीटनेस टू आपका एब्स्ट्रैक्ट। ये कंक्रीटनेस ये उल्टा हो गया, आपका प्रत्यक्ष हो गया, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। इन्होंने दोनों ही तरफ के सिद्धांत दिए हैं, तो निरंतरता के साथ संबंध है। उसने इसे क्या बुलाया है, यहाँ बात हो रही है एडगर डेल की। एडगर डेल ने एक अनुभवों का शंकु ये सिद्धांत दिया है, और आपका बताया है कि अनुभव जो हैं आपके प्रत्यक्ष और जो अप्रत्यक्ष है वो अधिगम यानी सीखने में किस तरह से आपके सहायक हो सकते हैं। तो इन्होंने एक शंकु का सिद्धांत दिया है। शंकु के जो बेस है उन्होंने ये बताया कि इसमें प्रत्यक्ष अनुभव रहते हैं, और ये है आपकी लर्निंग। लर्निंग बहुत अधिक होगी यदि आप प्रत्यक्ष अनुभव से सिखाएंगे। और प्रत्यक्ष अनुभव का क्या मतलब है, जब बच्चे करके सीखें, यदि आपका प्रयोग कर रहे हैं, वो कोई क्लास में रोल प्ले हो रहा है ना, ये सारी चीजें जैसे आप फील्ड ट्रिप में भी ले जा रहे हैं, तो वो अनुभव उनका कैसा है, प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो। मीड में क्या होगा कि वो उन्हें कम सीख रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष अनुभव बोलते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब जो है जो अनुभव जो है सामने नहीं है उसे क्या बोला जाता है, अप्रत्यक्ष अनुभव बोला जाता है। और इसका मतलब है जैसे उन्हें कोई हमने मूवी दिखा दी, फिल्म देखना, ऑडियो कुछ दिखा दिया, ऑडियो वीडियो पिक्चर जो है इसमें आपने प्रोजेक्टर में दिखा दिया, तो अनुभव तो ले रहे हैं लेकिन वो अप्रत्यक्ष है, एब्स्ट्रैक्ट है, वो रियल में नहीं देख रहे हैं, वो किस में देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं, वीडियो में। और ये क्या है, प्रतीकात्मक संकेत रूप में। जब केवल हम उन्हें व्याख्या करते हैं, मान लीजिए ना उन्हें कुछ दिखा रहे हैं, केवल उन्हें हम खुद लेक्चर दे रहे हैं, बुक पढ़ के हम जो है बोल रहे हैं कि आप अनुभव करिए कि आप जा रहे हैं, कोई वर्ड सेंटेंस पढ़ करके वो अनुभव ले रहे हैं, तो ये इससे सबसे कम लर्निंग होती है संकेतों के द्वारा। अप्रत्यक्ष में कम होती है, सबसे अधिक होती है प्रत्यक्ष अनुभवों से। इसको अनुभवों का संकु बोला जाता है, एडगर डेल ने दिया है। आई होप जो है थोड़ा क्लियर हो गया होगा। किसका अर्थ है व्याख्या, विश्लेषण और प्रतिबिंब के माध्यम से एकत्रित डेटा में अर्थ लाना। तो इसे जो है मूल्यांकन कहा जाता है। जो इवेल्युएशन होता है वो क्या करता है, डेटा कलेक्शन है एक प्रकार सा, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड रिफ्लेक्शन का। उनने जो साल भर किया है बच्चों ने, उसका व्याख्या, अर्थ विश्लेषण सब कुछ शामिल रहता है उस डेटा में। आगे देखते हैं। वह आकलन जिसमें जिसका उद्देश्य क्या है, छात्र के अर्जित प्रदर्शन की वांछित प्रदर्शन के साथ तुलना करना क्या कहा जाता है। एक बच्चे की हम दूसरे से तुलना नहीं कर रहे हैं, एक बच्चा मतलब इस लेवल में है बट हम कोशिश करें कि उसे इस लेवल में होना चाहिए। अब हम उसे कंपेयर करके जो है उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट। तो ये किस प्रकार का असेसमेंट कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव कहलाएगा, सब्जेक्टिव, इनफॉर्मल या क्राइटेरिया रेफरेंस्ड कहलाएगा। तो ये जो है इसका उत्तर आपको किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए क्या है, ये आपका होमवर्क है। चर्चा हम कर लेते हैं पिछले प्रश्न पत्र का जो आखिरी प्रश्न है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। प्रश्न था ये है कि कौन सा परीक्षण पद मतलब टेस्ट लेने का जो तरीका है वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, ऑब्जेक्टिव। आपका जो ट्रू फॉल्स है वो भी आता है आपका ऑब्जेक्टिव, और आपके जो एमसीक्यू है, एक प्रश्न दिया और आपने उसमें 4 ऑप्शन रख दिए ए बी सी डी, ये भी आपका क्या है, वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ का ये मतलब होता है
आपने जो बाउंड्री सेट कर दी उन्हीं में से उसको उत्तर देना है बच्चे का। आत्मनिष्ठ मतलब वो अपने मन से कुछ सोच करके लिखें। तो सत्य सत्य में क्या देंगे बच्चे, या सत्य या सत्य। बहुविकल्पी में ए बी सी डी में से ही उत्तर देंगे, तो इसका जो है दोनों है। दोनों, एक और दो, दोनों इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। आई होप जो है आपको वीडियो थोड़ा पसंद आ रही होगी, और होप क्या, मुझे लग ही रहा है, पूरा विश्वास है कि आपको जरूर काम में आएंगे ये वीडियो जो है। और आप इसी तरह वीडियोस को देखते रहें। और आप चैनल में नए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बेल आइकन आप दबा दीजिए, ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम जो डेली वीडियोस का जो हमारा शेड्यूल है वो आपको मिलता रहे। लाइक करिए वीडियोस को, ताकि थोड़ा सा हमारी वीडियो भी थोड़ा आगे बढ़े। क्योंकि अभी बहुत एक्सपेक्टेशन से बहुत कम लाइक्स वगैरह आ रहे हैं, या व्यू जो है आपके 500 600 ही जा रहे हैं केवल। आपकी वीडियोस पर मेहनत ज़्यादा लग रही है। कमेंट का जरूर उपयोग करें आप जो है। आपका जो सजेशन है शेयर करिए दोस्तों को, जो आप आपकी तैयारी करते हैं दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।